हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज फिर से स्वागत है आप सबका मेरे फिजिक्स चैनल में, फिजिक्स सूत्र में। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल से जो फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसी बनती है और किस हिसाब से बनती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। देखेंगे जरा, सीखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जो सेपरेट होता है किसी फाइनाइट डिस्टेंस के साथ। तो कोई सिस्टम है मेरे पास, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब सपोज कर लीजिए एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है 12। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखेंगे जरा बच्चों, अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by some finite distance is called, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चों, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमारे पास एक टर्म जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कोई सा भी एक चार्ज, वो भी उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डायपोल मोमेंट। तो इसमें टर्म जुड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी में, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखेंगे बेटा इसको कैसे लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर, देखेंगे इधर देखिएगा, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको डिनोट करते हैं P से। तो इसका फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, कोई सा भी, और उसका भी मैग्नीट्यूड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, कोई सा भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने डिस्टेंस यहाँ पे लिया है 12 क्यों लिया है बच्चों? जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमें L मिलेगा, और L हमारे लिए आसान हो जाएगा वर्क करने के लिए। अगर हम मान लो कुछ और लेंगे तो उसका हाफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होगी। वरना ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, आप L ले सकते हो, आप R ले सकते हो, आप 2L ले लो, 4L ले लो, 3L ले लो, जो मर्जी आए ले लो। लेकिन हम लोग जब इसका हाफ करेंगे तो हमें आसानी होगी डेरिवेशंस में। तो P का फॉर्मूला आया Q इंटू 2L। दिस इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या आती है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट? तो ऐसा यूनिट आती है इसकी कूलाम इंटू मीटर। यानी देखो, चार्ज कूलाम और मीटर जो होता है वो होता है 12 की कूलाम मीटर। इसका डायमेंशन क्या आता है? तो इसका डायमेंशन आता है, कूलाम का होता है 80 और इसका आता है मीटर का L। तो L80, कई बुक्स में इसको ऐसे करके लिखा होता है M0 L1 T1 A1, क्योंकि एमएनटी बेसिक फंक्शन है। इसकी अदर यूनिट क्या आती है? अदर यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो अदर यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज डी बाय आती है। तो डी बाय कितना होता है? एक डी बाय में कितना कूलाम मीटर होता है? तो एक डी बाय में 3.3 इंटू 10 का माइनस का 30 कूलाम मीटर होता है। ठीक है बच्चों, 3.3 इंटू 10 का माइनस का 30 कूलाम मीटर। आगे देखेंगे ये कैसी क्वांटिटी है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन भी होगी बच्चों। तो इसकी डायरेक्शन कहां से लेके कहां तक होगी? तो हम लोग बोलेंगे दैट इज इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज पे होगी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट
इट हैज डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज कर ले कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ये डाइपोल का सिस्टम है। तो इसमें अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्लस से माइनस होगी, तो कहते हैं डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो माइनस से प्लस होगा, ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, यानी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चों आप सबको? चलिए आगे देखेंगे। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट जब क्रिएट होता है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका कैसा होता है, तो देखिए पी वेक्टर, जैसे ये था ना मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इनटू 2l, तो इसी को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इनटू 2l वेक्टर। ये 2l के ऊपर वेक्टर क्यों बनाया मैंने, क्यू के ऊपर क्यों, क्योंकि क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है और जो 2l होगा ना यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करेगा, तो इसलिए मैंने q इंटू 2l लिखा हुआ। तो 2l के ऊपर मैंने वेक्टर फॉर्म बना रखा है इसी वजह से। तो डाइपोल मूवमेंट को वेक्टर फॉर्म में q इंटू 2l लिखेंगे, जिसमें प्लस से माइनस की ओर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस से प्लस की ओर आएगा डाइपोल मूवमेंट। यहां तक समझ आया? अब देखेंगे बेटा आगे, ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये क्रिएट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl ले लीजिए। अब HCl में क्या होगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो उसमें एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। तो डाइपोल मूवमेंट जो क्रिएट होता है वो इतना ही होता है, Q इंटू 2l, यानी जितना भी चार्ज आपस में क्रिएट हुआ होगा प्लस माइनस है, H पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा, तो जितना भी बीच में डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हम डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। इसकी यूनिट होती है कूलॉमीटर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर आती है। अब हम सीखने वाले हैं इसके अंदर आइडियल डाइपोल मूवमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा, आइडियल डाइपोल, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइडियल डाइपोल ये क्या होता है। तो बच्चों आइडियल डाइपोल जो होता है वो एक केस है डाइपोल का ही, जिसमें जो चार्ज होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आइडियल डाइपोल जो होता है वो एक केस है डाइपोल का ही, जिसमें चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। यानी अभी तक जो हमने लिया, हमने कैसे लिए थे चार्जेस डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए हम लोगों ने लिए थे पॉइंट चार्जेस, बहुत छोटे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड है q और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2l, वो उसके हिसाब से बड़ा था। तो हम लोगों ने लिए थे पॉइंट चार्जेस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रेस्ट पे थे वो चार्जेस। लेकिन अगर चार्ज बड़े हो गए और डिस्टेंस कम हो गया तो ये डाइपोल आइडियल डाइपोल बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, द सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज having very small distance between them, very small distance between them is आइडियल डाइपोल। उसको हम लोग मानते हैं आइडियल डाइपोल, तो उसको हम लोग आइडियल डाइपोल बोलते हैं। आइडियल डाइपोल का जो केस होता है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर मान लो चार्ज बड़े हो गए और डिस्टेंस कम हो गया तो दोनों चार्ज होंगे आपस में कोलिज हो जाएंगे, और कोलिज होने की वजह से क्या होगा, वहां पे कोई डाइपोल क्रिएट ही नहीं होगा। और डाइपोल कैसे क्रिएट होता है, एक प्लस और एक माइनस से, अब वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो इसलिए जो ये बड़े वाले चार्ज है वो आपस में एक दूसरे पे मिल जाएंगे और मिलने की वजह से वहां पे कोई डाइपोल या कोई सिस्टम नहीं क्रिएट होगा। चलेंगे आगे देखेंगे बच्चों। अब हमें जो सीखना है इसमें, जो डेरिवेशन सीखना है वो ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आता है मेन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी डाइपोल की वजह से। तो जरा ध्यान से देखेंगे सॉरी, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन। इसमें जब सबसे पहले देखेंगे हमारे पास तीन केस आएंगे इसके अंदर। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एक्सियल लाइन का, जिसको एंड पोजीशन लाइन भी बोलते हैं। दूसरा आएगा इक्वेटोरियल लाइन का, जिसको ब्रॉड साइड बोलते हैं। और तीसरा आएगा एट एनी पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे जर्नल मेथड। तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा आपके पास एक्सियल लाइन का। तो हम लोग सीखने वाले हैं एक्सियल लाइन का डेरिवेशन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड पोजीशन लाइन। एंड पोजीशन लाइन, एंड पोजीशन लाइन। तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, एक माइनस चार्ज है, आपके पास एक प्लस चार्ज है, ये डाइपोल सिस्टम है। मैंने माइनस इधर ही क्यों लिखा, प्लस इधर क्यों लिखा, उसके पीछे का भी एक रीजन ये है कि मैं यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बनाता हूँ। वो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी बच्चोों, वो माइनस से प्लस की ओर होगी। अब तो होने को तो इधर भी हो सकता था माइनस, लेकिन मैं अलोंग एक्स एक्सिस के लिए ले रहा हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, तो मान लो इधर जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ, ये जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ पी वेक्टर,
वो किधर हुआ, माइनस से प्लस की और एक्स एक्सिस पे। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, यहाँ एक सेंटर है ओ, ओ से पी पॉइंट पे, एक पी पॉइंट ले लिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, एक टेस्ट पॉइंट है, एक टेस्ट चार्ज है मेरे पास। मुझे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पी पॉइंट पे जो आर दूरी पे है ओ से। कितनी दूरी पे है बच्चों, आर दूरी पे है। तो अगर ये 2l है तो ये आधा कितना होगा l, और ये आधा कितना होगा l। अब बनाओ यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा a से, तो a से आएगा, अगर ये पूरा r है और ये l है तो ये बन जाएगा r माइनस l, r माइनस l। और यहां से कितना डिस्टेंस आएगा b से, तो ये बन जाएगा r प्लस l। सिंपल मैथ्स लगानी है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे मान लीजिए l है और ये आधा जो है वो r है, तो r प्लस l, इधर r है इधर l है, तो यहाँ पे बन जाएगा r माइनस l। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा a की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो a की वजह से बनेगी वो बनेगी प्लस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो देखेंगे कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 1/4 क्यू। इसमें तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, प्लस माइनस तो लेते नहीं है। कितना डिस्टेंस है प्लस का, r माइनस l का होल स्क्वायर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली EV निकालेंगे, तो EV निकालेंगे तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज का कितना बनेगा बच्चों, 1/4 और माइनस तो लेते नहीं है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है माइनस और पी का, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, r प्लस l का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जो अरेंजमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं टेस्ट सोर्स, टेस्ट सोर्स, सोर्स सोर्स का आपस में नहीं दिखाएंगे। आई बात समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम पी पॉइंट में हम लोग, इसमें ये तो आया मैग्नीट्यूड, अब हम दिखाएंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, प्लस वाले में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो प्लस वाला चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो निकलती है। अब निकलती तो चारों दिशाओं में है, हमें दिखानी है पी पॉइंट पे। तो हम कैसे करेंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग हम पी की तरफ दिखा देंगे, और राइट साइड को टूवर्ड्स राइट साइड को ई ए बन जाएगा, ई ए। सिमिलरली माइनस चार्ज की भी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, वो एंटर करते हुए बनती है, इन्वर्ट होती है, पर हमें दिखानी पी पॉइंट पे है, तो पी से इसकी तरफ इन्वर्ट करते हुए दिखाएंगे, और वो बनेगी डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग है ना लेफ्ट साइड। तो ई ए इधर बन जाएगा राइट साइड और ई बी बन जाएगा लेफ्ट साइड। तो इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, नेट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, जब दो वेक्टर होते हैं तो दो वेक्टर के बीच में हमेशा माइनस साइन आता है। अब कौन से वाले में से कौन से वाला माइनस करेंगे, जरा ये देखते हैं, सीखेंगे। ये और ईवी में बड़ा कौन सा है वो चेक करते हैं। आर माइनस एल जो है वो छोटा क्वांटिटी है और आर प्लस एल जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम है। तो उन क्वांटिटी को देखेंगे जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल आर माइनस एल है और एक बार आर प्लस एल है। तो आर माइनस एल छोटा, उसका स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटा। अब वो छोटा जो नीचे अगर छोटा आया तो ये जो है वो उसके साथ इनवर्स रिलेशन बना रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा बड़ा और ये भी आएगा छोटा। आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आप इसमें से देखोगे, इसमें से कुछ क्वांटिटीज कॉमन आ रही है, तो वो आ रहा है 1/4 क्यू कॉमन, अंदर क्या बन जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। टेक द एलसीएम, आप लोग क्या एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी 1/4 तो ध्यान से देखिएगा, क्यों ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab विद इन ब्रैकेट माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab विद इन ब्रैकेट अपॉन ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब आप जब सेकेंड वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो आप लोग देखेंगे ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बन जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, और 2rl बन जाएगा 4rl। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा ई एक्सियल, तो वो बन जाएगा 1/4 क्यू इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4rl को भी आप खोलेंगे, कैसे ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे 2l इंटू 2r, तो ये बन जाएगा क्यू इंटू 2l इंटू 2r, बात वही है 2 2 4rl अपॉन नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्यू इंटू 2l क्या होता है बच्चों, अभी हमने सीखा था पी होता है, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 1/4 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर जर्नल फॉर्मूला फॉर एक्सियल लाइन।
ये जनरल फॉर्मूला आ गया बेटा आपका एक्सियल लाइन का। अब इसके अंदर हम लोग केस करेंगे, केस हम ये लड़ेंगे इसमें कि अगर आर की वैल्यू जो हो गई, आर आर था क्या, आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, बिल्कुल मिड पॉइंट से, ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू ये जो एल है ना, एल ये जो हाफ पार्ट है उसके सामने बहुत बड़ी हो गई तो एल को नेगलेक्ट कर लो। तो हमारे पास एक्सियल लाइन का डेरिवेशन तब क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की पावर 4, तो आर की पावर 4 बनेगा, यहाँ पे आर की पावर 4 से ये कट जाएगा तो नीचे आर की पावर क्यूब बनेगा। तो ये का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आप सबको। तो ये डेरिवेशन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन में। अब एक्सियल लाइन में अगर हमारे पास डेरिवेशन ये बना है कि 1/k इसके बाद, वैसे तो जनरल मैटर ये है, तो k इसके बाद ये बना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। तो हम लोग चेक करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन का कितना बनता है, जिसको हम ब्रॉड साइड भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मेथड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन का, जिसको हम लोग ब्रॉड पोजीशन भी बोलते हैं या ब्रॉड लाइन भी बोलते हैं। तो चले हम उसमें चेक करते हैं कि ब्रॉड पोजीशन में ये कितना आ रहा है। आप लोग जब नोट कर रहे होंगे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको नोट करने का भी टाइम मिल जाए। देखेंगे बच्चों, अब हम सीखेंगे ब्रॉड पोजीशन लाइन। तो ब्रॉड पोजीशन लाइन में क्या सीखेंगे, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इसका दूसरा नाम आता है ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड, चलिए बच्चों देखो, मान लो ये आपके पास माइनस चार्ज है, वही सेम माइनस इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमें डायरेक्शन देनी है उसमें। मान लो ये आपके पास प्लस चार्ज है, ठीक है, मैं ब्रॉड साइड नीचे बनाऊंगा, आप ऊपर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ब्रॉड साइड हमेशा ऊपर ही बनेगा, नीचे भी बन सकता है। तो चलिए अगर आपको लगता है कि ऊपर बनाना है तो ऊपर से करा देता हूँ। तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, वही सेम डिस्टेंस बन जाएगा 12। अब इसमें क्या करा था, पहले वाले हमने रखा था ऑन द एक्सिस, ऑन द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस पे रखा था, यानी 0 डिग्री पे रखा हुआ था ऑब्जर्वेशन पॉइंट डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग सेंटर से। अब हम रखेंगे ठीक 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री में मैंने पी पॉइंट माना आर डिस्टेंस पे सेंटर से, तो जहां पे ये एल बन गया हाफ और ये एल बन गया हाफ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब दो साइड आमने सामने बराबर होगी तो कहते हैं ये सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि टू अपोजिट एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हम लोग इसमें ये एंगल मानेंगे, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू में, प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई ए, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दिया पी। तो ये टेस्ट, ये सोर्स और सोर्स, सोर्स टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, सोर्स सोर्स टेस्ट। तो देखेंगे बेटा, तो ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस तो ये बनेगा ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली ईबी निकालेंगे, ईबी कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन तो लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, सेम डिस्टेंस बनेगा बीपी का भी वही आएगा, तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट से उसका स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां आप देखेंगे ये और ईबी, ये और ईबी दोनों आपस में बराबर है, ये और ईबी जो है वो दोनों आपस में बराबर है, ई है, मान लो मैंने उनका एक नाम दे दिया, से कर दिया, ई कह दिया, ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम बनाएंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट को अज्यूम करेंगे, देखेंगे ये रहा पी पॉइंट, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, निकलती चारों दिशाओं में है, तो इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो ये रहा पी पॉइंट, तो ये निकलेगा इधर की ओर। सिमिलरली माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होती है, पी से एंटर करते हुए दिखाएंगे, तो माइनस वाले में ई भी एंटर करते हुए दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूंगा, अगर ये सिंगल वाला थीटा है तो कहते हैं ये सिंगल वाला भी यहाँ पे भी थीटा ही आएगा, इसको बोलते हैं क्रॉसपोंडेंस एंगल प्रॉपर्टी। ये डबल वाला थीटा है तो कहते हैं ये डबल वाला भी थीटा आएगा, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल, यहाँ पे मैथ्स लगानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अब ये का नाम तो ई है ना, ईबी का नाम भी ई है, तो उसके हिसाब से कंपोनेंट निकालेंगे।
जो लाइन थीटा के साथ चिपकी हुई होती है वो होता है कॉस कंपोनेंट, तो ऊपर वाले का कॉस कंपोनेंट आएगा इस तरफ, तो साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, ठीक 90 डिग्री में। कहते हैं साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, और जिसके बीच और जिसका हम वेक्टर निकाल रहे हैं रेजोल्यूशन, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। देखो ऐसा है कि मैंने अगर इधर कॉस लिखा तो साइन ऊपर की जगह नीचे भी हो सकता था, इस वाले का, ये वाले का, लेकिन ऊपर ही क्यों बनाया, क्योंकि जिसका हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो वाला वेक्टर साइन और कॉस के बीच में आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, सपोज करो कोई वेक्टर है एक्स, मान लो कि एंगल लिखा थीटा, तो चिपके वाला एंगल जो लाइन है वो है जो थीटा के साथ चिपकी हुई है वो कॉस। अब जो साइन होता है वो तो कॉस से ठीक 90 डिग्री में होता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। हम किधर बनाएंगे साइन, हम बनाएंगे ऊपर। ऊपर क्यों बनाएंगे, क्योंकि जिसका हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं कॉस और साइन, वो कॉस और साइन के बीच में आना चाहिए, जिसका हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स। अगर मैं इधर कर देता साइन तो वो तो बाहर चला जाता, तो बाहर हमें लेना नहीं है, हमें लेना है उसके बीच में। तो देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आया, ई साइन थीटा, इधर आया ई कॉस थीटा। सिमिलरली इधर वाले का भी कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ई कॉस थीटा, और नीचे कौन सा बनेगा, ई साइन थीटा। तो बताओ मुझे वाई एक्सिस पे क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऊपर जा रही ई साइन थीटा, नीचे आ रही ई साइन थीटा, दोनों इक्वल और अपोजिट है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से दोनों माइनस हो जाएगी, तो आंसर आएगा 0। बट ई एक्स देखो, एक्स एक्सिस की देखो, ये दोनों जो है वो इक्वल एंड सेम डायरेक्शन है, इक्वल एंड सेम। तो इक्वल और सेम होने की वजह से यहाँ पे बन जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं इसको अगर देखा जाए तो मैं देखूंगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनने की वजह से इसके आगे मैं माइनस साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2 ई कॉस थीटा। बट हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोग काम करेंगे मॉड्यूलस में, तो मॉड्यूलस में काम करेंगे तो ई एक्स कितना आएगा, 2 ई कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड चाहिए अभी। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू डालो, दोनों तो बराबर ही है, मैं कोई से भी डाल देता हूँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा निकालेंगे, चलो कॉस थीटा निकालेंगे, ये पी ओ ए से, पी ओ ए में अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, इधर बेस इधर हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो कॉस थीटा होता है बेस एल, और यहाँ पे बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए 2ql ये तो बन जाएगा p, तो इसको लिखूंगा मैं ई इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, ये पावर 1 है या पावर हाफ है, दोनों को जोड़ लो, तो ये पावर बन जाएगी 3/2। तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल लाइन। अब इसमें भी हम वही केस लड़ेंगे कि अगर r की वैल्यू जो हो गई l के मुकाबले बहुत बड़ी हो गई तो l को नेगलेक्ट कर दो, तो ई इक्वेटोरियल कितना आएगा, तब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एल को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा पावर 3/2 के साथ, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आर की पावर 3। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पहला हम लोगों ने सीखा एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में हम लोगों ने सीखा कि जो डाइपोल है उसमें जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है पी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने सेम एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना, और इक्वेटोरियल में हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना है वो डाइपोल से ठीक 90 डिग्री में माना है। अब हम सीखेंगे इसमें जनरल मेथड, जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर डाइपोल मूवमेंट किसी, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है डाइपोल मूवमेंट से किसी एंगल पे है, मान लो हम सीखने वाले जनरल मेथड एट एनी पॉइंट, किसी भी एंगल किसी भी थीटा पे है, तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल हो गया, मेन वैसे यही आता है। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें एक चीज आप लोगों ने सीखी होगी कि जो एक्सियल आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, नोट है, वो आया 2p बाय आर क्यूब केस के बाद, और इक्वेटोरियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो एक्सियल लाइन बड़ी है, कितनी बड़ी है, 2 गुना बड़ी है इक्वेटोरियल से। यानी अगर आपको कभी प्रूफ करने का है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आप उसको ऐसे यहां से मत करना, शुरू से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के डेरिवेशन करके उसको प्रूफ कर सकते हो। ऐसा आता नहीं है, ज्यादातर एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितने का रेशियो बनता है, 1:2 का रेशियो बनता है या 2:1 का बनता है, ऐसे ऐसे कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो आप एमसीक्यू में आप देख के बना सकते हो कि वो एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2:1 का रेशियो है। अगर उल्टा पूछा है इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल तो 1:2 का रेशियो है। चलिए अब हम सीखने वाले हैं तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं जनरल मेथड। तो सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है,
आपके पास एक डायपोल है, वही माइनस साइन प्लस साइन, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। अब मान लो मैंने सेंटर से ना एक्सिस पे माना ना 90 पे माना, मैंने मान लो मैंने किसी भी पी पॉइंट पे एट एन एंगल थीटा, मैंने यहाँ पे पी पॉइंट पे, जरा देखेंगे बच्चों, पी पॉइंट पे किसी थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखेंगे बच्चों, अब ये डायपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ये थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा पी कॉस थीटा और दूसरा होगा पी साइन थीटा। पी साइन थीटा ठीक 90 डिग्री में होगा, या तो इधर होगा या नीचे होगा। मैं नीचे की तरफ बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा नीचे की तरफ? क्योंकि मुझे पता है जिसका मुझे वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो बीच में आना चाहिए, तो ये बन जाएगा पी साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, जो पी कॉस थीटा है, अगर मैं इस लाइन जॉइनिंग को देखूं तो पी कॉस थीटा इस पी पॉइंट के लिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए, जिसको हम टेस्ट पॉइंट बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट, इस टेस्ट पॉइंट के लिए सेम एक्सिस की तरह काम कर रहा है, सेम एक्सिस की तरह। ये जो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये इस पी पॉइंट के लिए, टेस्ट पॉइंट के लिए, ये जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है ओ से लेके पी, तो ये सेम एक्सिस की तरह काम कर रहा है। तो इस पी पॉइंट में दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक बनेगी हमारे पास रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल, जो हम इस तरह से निकालेंगे जो एक्सियल वाले की तरह आई थी। तो ई रेडियल कितना निकलेगा इसमें, 1/4πε0 टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली अब आप इसको देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पी पॉइंट में ये जो साइन थीटा आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, तो ये वाला जो बनेगा ना, ये वाला बनेगा इक्विटोरियल वाला केस, 90 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर वाला, ये बनेगा ऑन द सेम एक्सिस, जिसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन का केस, जो पहले वाला था, क्योंकि हम इसको अब इसको मानेंगे एक्सिस को, और इसे ठीक 90 डिग्री में। अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, जो डायपोल है उसकी सेम एक्सिस और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस को माना था। अब हम डायपोल को नहीं मानेंगे, हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा में ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी लाइन पे है, एक्सियल लाइन, क्योंकि एक्सियल लाइन में सेम एक्सिस पे होता है। और पी साइन थीटा इस पी पॉइंट से ठीक 90 डिग्री पे है, तो इक्विटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन पे होगा। तो जो सेकंड कंपोनेंट बनेगा वो ये बनेगा, जो बनेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ई टी, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला बनेगा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ER होगा, जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। दूसरा बनेगा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/4πε0, 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, इसमें तो P आया था ना, अभी हमने देखा था, तो इसमें बनेगा P sin थीटा बाय आर क्यूब। तो ये आएगा फर्स्ट वेक्टर, और ये फर्स्ट क्वांटिटी, और ये आएगी सेकंड क्वांटिटी। अब इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट बनेगा, मुझे वो रिजल्टेंट नहीं पता, वो है E। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये यहाँ से बन रहा है एंगल थीटा, ER के बीच में जो थीटा एंगल है, वो कभी कभार अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो एंगल है वो एंगल है पी वेक्टर और आर के बीच का, ऐसा भी बोल सकते हो। थीटा किसके बीच का एंगल है, कई बुक्स में लिखा होता है थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर, जो हमने आर लिया यहाँ पे, इसको आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो। कई बुक्स में लिखा होता है एंगल बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, टेस्ट पॉइंट एंड डायपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ऐसे भी बोल सकते हो। या ये बोल सकते हो कि जो रेडियल कंपोनेंट है, जो रेडियल कंपोनेंट है, ऐसे भी बोल सकते हो जो रेडियल कंपोनेंट है और जो हमारे पास पी वेक्टर है उसके बीच का एंगल है थीटा। तो हमें निकालना था लेकिन ई, हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहते हैं जब दो वेक्टर के बीच में आपस में 90 डिग्री होता है, ये दो वेक्टर आए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो कहते हैं इनका जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट वो कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अंडर रूट क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 तो हट जाएगा, तो जो थर्ड वाला पार्ट है वो हटा दो, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर यानी ER का स्क्वायर प्लस ET का स्क्वायर, ER की वैल्यू डाल दो अंडर रूट में। अब देखेंगे सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, साथ साथ इसमें 2 cos थीटा है, तो अंदर बन जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा पीबी कॉमन आ रहा है, नीचे से आर क्यूब भी कॉमन आ रहा है, सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा, तो अंडर रूट में अंदर चला जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस बाकी सब चीजें बाहर आ जाएगी, अंडर रूट में सिर्फ इतना सही बचेगा। बोलेगा सर इसका स्क्वायर नहीं होगा, होना तो इसका भी स्क्वायर था अंदर, लेकिन होता क्या बच्चों, जब स्क्वायर से जब अंदर ही अंदर कॉमन आता है ना वो, तो रूट लेते हैं तो वो चीज बाहर आ जाती है सेम। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रिजल्टेंट का बेटा मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, रिजल्टेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, जरा देखेंगे कितनी आएगी। तो हमारे पास ई आएगा 1/4πε0, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ जो चीज मैंने कॉमन ली, P/R क्यूब अंडर रूट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या बनेगा,
4 cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को खोलो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 4 में से 1 गया, कितना बचता है 3। तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखाई देगा 1/4 पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल मेथड केस at any point at any angle theta with respect to x axis with respect to p vector। तो ये आएगा आपके पास फॉर्मूला। अब देखिए अगर उसको एक्सियल लाइन के लिए प्रूव करूं आपके लिए तो कैसे करेंगे। एक्सियल लाइन में थीटा होगा 0 डिग्री। एक्सियल लाइन में कितना होगा जरा ध्यान से देखना, एक्सियल लाइन में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो ई एक्सियल कितना आएगा जरा बताओ बच्चों 1/4 p अपॉन आर क्यूब। अब वैल्यू डालेंगे, देखो 3 cos 0 का स्क्वायर प्लस का 1। cos 0 होता है बेटा 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और 4 का रूट कितना होता है 2, वही आया था एक्सियल में। एक्सियल में 2 टाइम्स आया था। सिमिलरली अगर आप इक्विटोरियल के लिए करेंगे यही फॉर्मूला, मैं इतना सा पार्ट मिटा रहा हूं, अगर आप इक्विटोरियल के लिए करेंगे तो इक्विटोरियल में थीटा कितना डिग्री आया इक्विटोरियल में, तो इक्विटोरियल में थीटा आया 90 डिग्री। cos 90 हो गया 0, तो 3 into 0 हटाइए इसको, 0 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे ई इक्विटोरियल आ गया 1/4 पी बाय आर क्यूब। तो ये बेटा ये आपके पास जो फॉर्मूला आया ना वो एक जनरल फॉर्मूला है, उसमें आप थीटा की वैल्यू कितने भी रख सकते हो। मान लो आपको कंपटीशन में आया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है 60 डिग्री है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और आती है जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो आता है कि अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा कितना आएगा tan थीटा। तो कभी कभार हमसे tan थीटा भी पूछा जाता है, रिजल्टेंट के अलावा थीटा कितना आएगा ये भी पूछा जाता है। तो बेटा tan थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ इस तरह से बनेगा, जरा देखो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे आप ऊपर रखना ई टेंजेंशियल अपॉन ई रेडियल, इसको ऊपर रखना इसको नीचे रखना, तो सब कुछ तो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, बस ये बचेगा। तो कहते हैं जो tan थीटा आएगा ना इसमें वो भी निकालने को आता है, तो वो आता है 2e t बाय ई आर, वो इस तरह से आता है। अगर आपको थीटा निकालने को आया तो आप उसमें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2e t टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो डायरेक्टली। अच्छा कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि जो फाई है, फाई यहाँ पे एक मान लो एक वेक्टर बन रहा है, इधर बन रहा है फाई एंगल बन रहा है, फाई रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, तो जो रिजल्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल वाले से फाई एंगल बना रही है, रेडियल वाले से। तो मान लो लेट फाई बी द, सुनिएगा जरा ध्यान से, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना था, इसको वाई माना था, याद रखिएगा। ये जो रेडियल वाला है ये एक्स एक्सिस मान लिया क्योंकि अलोंग द एक्सिस है ना, और इसको मान लो मैंने टेंजेंशियल वाले को वाई एक्सिस मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो फाई जो आया, फाई आया लेट फाई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, फाई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ई आर, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। तो अगर ये एक्स और वो वाई है तो कहते हैं tan फाई, दो वेक्टर के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो tan फाई का फॉर्मूला हमेशा होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y अपॉन x, ये y है ये x है। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो y अपॉन x करके फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम y एक्सिस में मैंने et माना ना, तो et अपॉन er करूंगा तो 1/2 tan थीटा आएगा। ये 1/2 tan थीटा जो होगा वो tan फाई के बराबर आएगा, जहां फाई का जो एंगल होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो er और et के बीच में जो आ रहा था वो होगा, क्योंकि मैंने इसको x एक्सिस माना इसको y माना, तो जो एंगल होता है रिजल्टेंट का वो हमेशा x एक्सिस पे होता है। आप लोगों ने वेक्टर तो पढ़े होंगे कि दो वेक्टर के बीच में अगर मान लो कोई एक रिजल्टेंट बन रहा, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा फाई x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमेशा, तो इस tan फाई का फॉर्मूला होता है y अपॉन x। तो मैंने y अपॉन x वाली क्वांटिटी से निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ तो y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस की तरह हम उसको यूज करते हैं। तो x एक्सिस की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, y एक्सिस की तरह इसी को, इसको x क्यों करेंगे क्योंकि हमने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग माना था अब इसको, और इसको अब हम y मानेंगे। आया बच्चों समझ आया? तो इट इज योर जर्नल फॉर्मूला। आया? अब देखेंगे बच्चों, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स है डायपोल से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टॉर्क कितना लगता है डायपोल में, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी नहीं होती है।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना हो तो आप लोग उस वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।